Student, this is Deepmala from Maharaja Agrasen School. Today we are going to read chapter 15 from class 9. Chapter 15 में जो है कल हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। जो क्रॉप का पैटर्न है वो किस तरह से होना चाहिए जिससे कि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसमें सबसे पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, एक या एक से अधिक फसलों को जो है एक साथ उगाया जाता है। हमारी जो इंडिया है ऐसी कंट्री जहाँ साल भर जो है बारिश नहीं होती और ना ही हमें फुल टाइम जो है वाटर इरिगेशन के लिए अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं कि जिसमें एक क्रॉप फेल भी हो जाए तो दूसरी क्रॉप जो है वो हमें टोटल इकोनॉमिकल बेनिफिट से दे सके। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग ऐसी क्रॉप चुनते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने चुनी है यहाँ पे मेज, और मेज के साथ हम लोग चुन लेते हैं बीन्स। तो इस तरह से हम क्रॉप का जब चुनाव करते हैं तो इसमें ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स है, दोनों क्रॉप्स जो साथ में उगाने वाली हो उनका ड्यूरेशन अलग अलग हो। एक लॉन्ग ड्यूरेशन की हो और दूसरी शॉर्ट ड्यूरेशन की हो। एक जो क्रॉप है उसकी हाइट ज़्यादा होती हो और दूसरी जो क्रॉप है उसकी जो हाइट है वो कम होती है। इससे उनकी कैनोपी भी अलग अलग होगी और उन्हें जो न्यूट्रिशियस वैल्यूज होगी उनकी वो भी अलग अलग होगी। इसके अलावा ये ध्यान रखा जाता है कि अगर एक की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो दूसरी की वाटर रिक्वायरमेंट दूसरी क्रॉप की जो है वो कम होनी चाहिए, जिससे दोनों को प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन मिल सके। इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि अगर एक क्रॉप जो है उसकी रूट जो है जमीन में मिट्टी में जो गहराई तक जाती है, तो जो दूसरी क्रॉप्स है उसकी जो रूट है वो शेलो डीप जाती है, मतलब कम गहराई तक जाती है। इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग की जाती है। मिक्स क्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इकोनॉमिकल है। दूसरा, अगर इसमें एक क्रॉप फेल भी हो जाती तो दूसरी क्रॉप जो है उसको प्रोडक्ट कर देती है। तीसरी चीज ये है कि इसमें जो दोनों क्रॉप्स है, चूंकि वो न्यूट्रिशियस वैल्यू दोनों की अलग अलग है, तो प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक जो क्रॉप्स होती है उनको हम रो वाइज लगा देते हैं। रो वाइज लगाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड रो जो है मेन क्रॉप्स की है, तो यहाँ पर जो थर्ड रो होगी वो दूसरी क्रॉप्स की लगा दी जाती है। इस तरह से क्रॉप करने से क्या होता है, इसमें हमें जो है एक साथ हम जो है वो दो फसलें ले सकते हैं। और इस तरह फसल लगाने से ये होता है कि जो क्रॉप्स है उनके न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने एक इसमें जो ज्यादा हाइट वाली क्रॉप्स लगाई है, तो जाहिर है आप दूसरी क्रॉप जो है वो कम हाइट वाली लोगे। इस तरह से फसल उगाने से जो है हमें दो फसलें एक साथ मिल जाएगी। अब जो क्रॉप रोटेशन है ये क्रॉपिंग पैटर्न का तीसरा आइडिया है। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, कोई भी जो फील्ड होता है उस फील्ड में जो है अलग अलग सीजन वाइज अलग अलग फसल लेते हैं, तो हम ऐसी उसमें क्रॉप्स लगाते हैं जिनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट टाइम जो है उसमें राइस लगाया है, तो राइस को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ये जो है खरीफ की क्रॉप है, तो नेक्स्ट टाइम उस वाली जगह पर हम लोग जो है वीट लगा सकते हैं, या वीट के बजाय हम लोग जो है इस पे कोई भी ग्राम लगा सकते हैं या बीन्स लगा देंगे। इन दोनों की जो है न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। ऐसा करने से ये होगा जो न्यूट्रिशन राइस को चाहिए होंगे वो अगली क्रॉप के लिए इसेंशियल नहीं है, और जो अगली क्रॉप के लिए इसेंशियल न्यूट्रिशन है वो सॉइल में बने रहेंगे। इस तरह से खेती करने से या इस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न अपनाने से जो है फायदा बढ़ जाता है, हमारे पास जो प्रोडक्शन बढ़ के आता है और जो सॉइल फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, और जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी मेंटेन रहती है। क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर फैक्टर है उनसे हमें क्रॉप को बचाना पड़ता है। सबसे पहला है वीड्स। वीड्स एक ऐसे अनवांटेड प्लांट है जो ऑटोमेटिकली जो हमारी क्रॉप्स है उनके साथ उग जाते हैं, तो इनसे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समय समय पर हमें वीडीसाइड का छिड़काव करना पड़ता है जो इन वीड्स को खत्म कर दे। उसके बाद हमें समय समय पर जो है क्रॉप्स के बीच में जो है हाथों से या खुरपी की सहायता से इन वीड्स को निकालना पड़ता है, या तो फिर बायोलॉजिकल मेथड से जो है किसी भी तरीके से इन वीड्स को खत्म करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा है पेस्ट कंट्रोल।
पेस्ट का जो इफेक्ट है, जो इंसेक्ट होते हैं उनका इफेक्ट क्रॉप पर बहुत पड़ता है। ये क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप तैयार होती है तब उस पर अटैक करके उनकी पत्तियों को या जो उनके अंदर सीड बनते हैं उनको खा लेते हैं और खत्म कर देते हैं। इससे बचने के लिए टाइम टाइम पर जो है हमें पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिसीजेज। क्रॉप्स जो है उनमें अलग अलग तरीके की डिसीज हो जाती है। सीड बॉर्न डिसीज होती है, वाटर बॉर्न डिसीज, एयर बॉर्न डिसीज, इंसेक्ट से डिसीज। इन सब डिसीज से बचाने के लिए क्रॉप्स पर जो समय समय पर जो है दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। सबसे कॉमन डिसीज होती है जो पत्तियां होती है उनका समय से पहले पीला पड़ना या उनके ऊपर स्पॉट्स बन जाना या रेड डॉट बन जाना। इन सभी से बचने के लिए जो है हमें इसके ऊपर जो है सेट छिड़कना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जब क्रॉप तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्रेन को जो है सुरक्षित रखना लंबे समय तक। तो इसके लिए जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन में ग्रेन की जो एबिलिटी है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इनका प्रॉपर होना चाहिए। जब ग्रेन को हम स्टोर करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट या कोई चीज हमला ना कर सके। मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस से जो है 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम किसी क्रॉप्स को स्टोर करें तो जो वेयर हाउस या स्टोरेज ड्रम ग्रेन का है उसका जो टेम्परेचर है वो बिलो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। जो क्रॉप्स है उनमें जो है प्रॉपर उसको सुखा के रखे। अगर सुखाएंगे नहीं, मॉइस्चर उसमें बना रहेगा तो जो क्रॉप्स है उसके खराब होने की आशंका होती है। नॉर्मली जो सीड्स होता है उसमें 14% जो है ह्यूमिडिटी आइडियल होती है। अगर इससे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो उस क्रॉप्स के खराब होने की आशंका होगी। तो हमें ग्रेन को स्टोर करते समय जो है उसे अच्छे से प्रॉपरली सुखा के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में आ जाता है, थर्ड में आ जाते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में आ जाते हैं जैसे रिलेटेड चूहे है, मॉस है, ये क्या करते हैं क्रॉप्स को बार बार खाते हैं और खराब करते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हमें जो है इन्हें बड़े बड़े ड्रम में और मेटल के ड्रम में स्टोर करना चाहिए ताकि ये उनसे अनइफेक्टेड रहे। और समय समय पर जो है इनमें प्रॉपर दवाइयों का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री जो साइंस की एक ऐसी शाखा है या ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करना और उन्हें जो है इकोनॉमिकल वैल्यू के लिए जो उन्हें पालना आता है, इसको हम सब एनिमल हस्बेंड्री में कनेक्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग जो है मोस्टली एग्रीकल्चर के साथ ही की जाती है और ये काफी इकोनॉमिकल है। ये जो है फार्मर के लिए एक साइड बिजनेस की तरह है जिसमें कि वो इन एनिमल्स को रख कर जो है अपनी एनुअल इनकम को बढ़ा सकता है। तो कैटल फार्मिंग में आता है, जो कैटल फार्मिंग है वो दो तरीके से की जाती है। जो जानवर है या जो एनिमल्स है उन्हें सबसे पहले वो दूध के लिए रखता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, या तो फिर उनसे जो है फील्ड में काम करने के लिए। तो इस बेस पर जो एनिमल्स है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो होता है ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल्स, ये जो ड्रॉट एनिमल्स है इन्हें जो है फॉर एग्रीकल्चर यूज, ये जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं इनका यूज जो है एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। जैसे बैल है, इनका उपयोग करने का एक उद्देश्य ये रहता है कि इन्हें खिलाया पिलाया जाता है और इनकी जो एनर्जी या वर्क कैपेबिलिटी है उसका उपयोग जो है खेतों में हल जोतने के लिए, सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो इन एनिमल्स को ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। उसके बाद दूसरे जो एनिमल्स आते हैं वो आते हैं मिल्क एनिमल। इन्हें जो है हम डेयरी ब्रीड्स भी कहते हैं। इन एनिमल्स को जो है मोस्टली मिल्क प्रोडक्ट के लिए पाला जाता है और इन मिल्क प्रोडक्ट जो इनका मिल्क मिलता है उससे जो है अलग अलग चीजें बनाई जाती है। इंडिया में जो है मोस्टली मिल्क के लिए एक तो काऊ को और दूसरा जो है बफेलोज को रखा जाता है और इन दोनों को ही जो है हम एनिमल हस्बेंड्री में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ ब्रीड्स है काऊ की वो है रेड सिंधी,
शाहीवाल और गिर। जो रेड सिंधीज की नस्ल होती है गाय की, वो मीडियम साइज की होती है और इसके रेड कलर की होती है जिसपे ब्लैक या व्हाइट स्पॉट होते हैं। जो शाहीवाल है ये भी जो गाय है ये मीडियम होती है, लेकिन ये सुपीरियर क्वालिटी है और ये हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर पालने वाली है। ये जो गिर है ये गुजरात की नस्ल है और इसकी जो मतलब क्षमता होती है दूध देने की वो 20 से 22 लीटर तक होती है। ये तीन जो ब्रीड्स है काऊ की, ये इंडिया में मोस्ट फेमस ब्रीड्स है। नेक्स्ट है ब्रीड्स ऑफ बफेलो। बफेलो की जो मोस्ट फेमस ब्रीड है उसमें सबसे पहला आता है मुर्रा। ये हरियाणा पंजाब की जो है सबसे अधिक दूध देने वाली ब्रीड्स है। ये जो अपने लैक्टेशन पीरियड में एक बार में जो है 1800 से लेके 2500 लीटर तक दूध देती है। उसके बाद महसाना आती है और सुरती आती है। ये सारी जो ब्रीड्स है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली। इसमें सुरती की जो कैपेसिटी है वो 1600 से 1800 लीटर की है और जो महसाना है इसकी जो कैपेसिटी है मिल्क देने की वो 1200 से 1500 लीटर तक की है। नेक्स्ट है कि इन एनिमल्स को रखने के लिए फूड किस तरीके का दिया जाए। तो जो इनकी फूड देने में दोनों में जो रफेज और इन्हें कंसंट्रेट फूड दिए जाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि जो ये एनिमल से रखे वो ब्रीड कौन सी है, उनकी लैक्टेशन पीरियड कितना है और उनकी जो मिल्क देने की क्षमता है वो कितनी है। तो सबसे पहले जो रफेज है इनमें जो है इन्हें ग्रीन फोडर दिया जाता है। ग्रीन फोडर में आ जाता है सोरगम है, बरसीम है, ये दिया जाता है। और इसके बाद जो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट में इसमें सारे न्यूट्रिशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स, विटामिन, इन सब के लिए जो है इसे कंसंट्रेट में फूड दिया जाता है। इसमें मोस्टली आते हैं ऑयल सीड आ जाते हैं, मैज है, ओट्स है, इस तरीके के जो है इन्हें फूड दिए जाते हैं। इसके बाद अगर इनमें डिसीज हो तो सबसे कॉमन डिसीज होती है इनमें फूड एंड माउथ डिसीज। इसमें जो है इसे हम खुरपका रोग भी कहते हैं। तो इस तरह की डिसीज से बचाने के लिए ये जो ब्रीड्स है इनको समय समय पर इनका वैक्सीनेशन करना पड़ता है, टीकाकरण किया जाता है और इन्हें जो है दवाई दी जाती है।